नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत की धमकियों और जो वजीर है उनकी धमकियों के बाद बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान जो आमद थी वो गैर यकीनी का शिकार है। हो सकता है वो पाकिस्तान आए, हो सकता है वो पाकिस्तान ना आए। हुकूमत जो है वो कभी धमकियां लगाती है, कभी बैकफुट पे चली जाती है, लेकिन जितनी धमकियां इस हुकूमत ने लगाई हैं ये सारी अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। कासिम और सलमान जब अभी अमेरिका जाएंगे तो वो ये सारी धमकियां निकाल कर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं या जो बाअसर लोग हैं जिनसे उनकी मुलाकातें होनी है वो उनके सामने रखेंगे कि इस लेवल की धमकियां हमें दी जा रही हैं, हमारे वालिद को इस अंदाज में रखा गया है, हमारी उनसे आखिरी बात ये हुई थी और उसके बाद से अब तक हमारी बात नहीं करवाई जाती। हम अपने बाप को मिलने जाने की जब बात करते हैं तो हमारे साथ इस किस्म का सलूक है और इस किस्म की धमकियां हमें दी गई हैं। अब वो ये चीज़ें सामने रखेंगे। मुझे कुछ ज़राए ने बताया कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ये नौजवान आने वाले दिनों में कुछ मौसर इकदाम करने जा रहे हैं। जो लोग इनसे जुड़े हैं उनमें से एक शख्स ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अब उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ये फैसला किया है और बताया सबको कि हमारे वालिद जेल में हैं, हम ये समझते हैं कि वो बेगुनाह जेल में हैं और सब कुछ करके देख लिया है। अब वो उम्र के इस हिस्से में है कि हम नहीं चाहते क्योंकि बड़ा नुकसान हो, लिहाजा हम खुद एक रोल प्ले करना चाहते हैं इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए और उस पर उनकी फैमिली काम कर रही है। यानी वो दोनों भाई जो हैं वो अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, क्या इसमें वो पाकिस्तान आएंगे। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। मेरे ख्याल में अगर वो इमरान खान साहब से मिलेंगे भी ना तो उसके बाद उन्हें इंटरनेशनली इन मामलों को उठाना चाहिए क्योंकि वहाँ से प्रेशर एक बहुत बड़ा जनरेट होता है। पाकिस्तान के अंदर जो जिम्मेदारी है वो उन तमाम लोगों की है जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट इकट्ठा करके कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें जीती हैं या जिन्होंने ओहदे लिए या जो मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर आकर पहले भी बैठे रहे और अभी भी बैठे हुए हैं। तो इन लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है पाकिस्तान में यहाँ पे आवाम को मोटिवेट करने की, निकालने की। बतौर इमरान खान के बेटों के वो पूरी दुनिया के अंदर जाके इस मामले को उठा सकते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये एक बड़ी मीटिंग हुई है, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ है और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, उन्होंने जबरी गुमशुदगियों के ऊपर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा कि अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। देखिए, अदलिया पूरी की पूरी समझौते का शिकार हो गई है इस वक्त। प्रैक्टिकली तो यही है ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम हैं, आईनी अदालत के इख्तियारात ज़्यादा हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो एक सेरेमोनियल ओहदा हो गया, जैसे सदर और वज़ीर आज़म में सदर का ओहदा होता है, एक अलामती ओहदा होता है, ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने जो बात की है ना ये कि इसमें बाकी चीफ जस्टिस भी उनके साथ थे, इस्लामाबाद, लाहौर, बाकी इलाकों से जहाँ जहाँ से चीफ जस्टिस हैं सारे के सारे आए हुए थे। तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शिरकत की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा एलामिया में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने जबरी गुमशुदगियों का नोटिस लेते हुए कहा कि एग्जीक्यूटिव के खदशात पर रद्द-ए-अमल के लिए इदारा जाती कमेटी कायम की जाए। कमेटी रद्द-ए-अमल मुरतब करेगी और अटॉर्नी जनरल के जरिए एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, मैं बात कर लेता हूं ना, अभी डायरेक्ट बात कर देता हूं। अगर आप में से किसी के पास इख्तियार है और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ये मेरे जुमले पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर आप पहुंचा दें। बात सिर्फ इतनी है कि जो इनसे पहले चीफ जस्टिस थे मैं उनको भी चिल्लाता रहा और उन्हें कहता रहा कि आप मुझे बुलाएं। मैं आपको बताता हूं, मुझे 5 महीने तक जबरी तौर पे लापता रखा गया है। मैं बताता हूं मुझे कौन ले गया था, कहां रखा था, वो जगह भी आपको दिखा देता हूं, आपको साबित भी कर देता हूं कि क्या क्या होता है वहां पे और किस तरीके से होता है। आप हौसला करें, मुझे बुलाएं। कादी फायद ईसा ने मुझे नहीं बुलाया। अब अगर आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं जबरी गुमशुदगियों के हवाले से तो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी साहब आप बुला लें, आप पूछ लें। किसी भी जो शख्स जबरी तौर पे लापता हुआ उसको बुला लें और पूछ लें। आप मेरे से पूछना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मैं तो पुलिस के पास भी गया था मुकदमा दर्ज करवाने, उन्होंने हाथ जोड़ लिए मेरे आगे, उन्होंने कहा जी हम नहीं मुकदमा दर्ज कर सकते, हमें माफ कर दें आप, हम कैसे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ। तो देखिए, एक सवाल पैदा होता है। मैं चीफ जस्टिस साहब से और उनके साथ जितने भी सारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के मौजूद थे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जबरी तौर पे अगर कोई शख्स लापता हो गया है तो उसको बाजियाब करवाने की जिम्मेदारी अदालत की होती है? नहीं, ये इदारों की जिम्मेदारी होती है कि उसको बाजियाब करवाया जाए।
अदालत की जिम्मेदारी होती है कि इस सिलसिले में इंसाफ किया जाए। यानी जिस शख्स ने, जिस इदारे ने, जिस गिरोह ने या जिन लोगों ने या जिस ऑफिसर ने जबरी तौर पे लापता किया किसी को, उसको सजा दी जाए। जब तक आप सजा नहीं देंगे ना, जब तक आप एहतसाब नहीं करेंगे उन लोगों का जो जबरी तौर पे इंसानों को लापता करते हैं या जो जबरी गुमशुदगियों के लिए जिम्मेदार हैं या जो फोर्सफुली इंसानों को उठाकर ले जाते हैं, उन्हें मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, इल्लीगल हिरासत के अंदर रखते हैं, जब तक आप उन अनासर को पकड़ के सजा नहीं देंगे ना, जब तक आप उन्हें लाकर कानून के कटहरे के अंदर खड़ा नहीं करेंगे, तब तक यह मामला ठीक नहीं होगा। मैं आपको कोरे कागज पे लिख के देने के लिए तैयार हूं कि जब तक आप ऐसे अनासर को कानून की गिरफ्त के अंदर नहीं लेकर आएंगे, यह मामला ठीक नहीं होगा। यही चैलेंज मैंने काजी फायद ईसा साहब को भी किया था। आज आपको भी मैं यही कह रहा हूं कि आप किसी एक केस के अंदर मिसाल बना दें किसी एक ऑफिसर को, किसी एक बंदे को। सब जानते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, वो इसके पीछे होते हैं। जबरी तौर पे लापता करने के मामलात में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आलमी सतह पे छपी है। जितने बंदे छूट कर आते हैं, आप किसी को अपने चेंबर में बुला लें और बुलाकर पूछें आपको कौन ले गया था। बुला लें आप सदाकत अब्बासी को, उस्मान डार को, पूछें कौन ले गया था। आप बुला लें ना, मंजूता साहब को बुला लें, पूछें उनसे उन्हें कौन ले गया था, वो आपको बता देंगे। आपकी अपनी जुडिशरी से उनका ताल्लुक है, सीनियर लॉयर है वो, उन्हें बुलाकर पूछ लें। और वकला जो गायब हुए थे उन्हें बुलाकर पूछ लें, आप सब आपको बता देंगे उन्हें कौन उठाकर ले गया था, कहां ले गया। अहमद फरहाद साहब को बुलाएं, मुझे बुलाएं, आप पूछें, आपको सब लोग आपके चैम्बर में खड़े होकर बताएंगे। और आप खुद जानते हैं कि जबरी तौर पे लापता किसने किया और कैसे किया और कहां रखा। ज्यादातर चीजें आप लोगों को पता होती हैं। तो मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप जब तक सजा नहीं देंगे तब तक बाजियाबियों का कोई फायदा नहीं। ये लोग जबरी तौर पे लापता होते रहेंगे, क्योंकि लापता करने वालों को यह पता है कि हमारे खिलाफ एक्शन कोई नहीं होना, किसी अदालत ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं करना, लिहाजा वो दीदा दलीली के साथ यही काम करते हैं और फिर करते रहेंगे। नाज़रीन, एक और डाटा मेरे पास आया और ये महंगाई के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट। इस साल में जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये महकमा शुमारियात है हुकूमत का, और अभी जो ये कीमत बता रहे हैं वो कम बता रहे हैं। मार्केट में चीनी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। जब ये चीनी 80 रुपए किलो हुई थी तो रोला डाल दिया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मीडिया ने भी और पाकिस्तान की पीडीएम की जमातों ने भी, और महंगी करने वाले भी खुद ही थे, क्योंकि सारी चीनी शुगर मिलें इनकी अपनी है। तो जब 80 रुपए हुई तो इन्होंने रोला डाल दिया था, और आज डबल सेंचुरी की है चीनी ने। ये अखबारात में खबरें छप रही हैं। तो डबल सेंचुरी पे बात करने को कोई तैयार नहीं है। हुकूमत खुद महकमा शुमारियात इस बात का एतराफ कर रहा है कि 55 रुपए किलो इजाफा हो गया अभी चीनी के अंदर, और चिकन की कीमत में 70 रुपए किलो इजाफा हुआ जुलाई के पहले एक हफ्ते के अंदर। 51 अशिया जरूरत जो है उनमें से 19 की कीमतें एकदम बढ़ गई हैं, सिर्फ 6 की कीमतें कम हुई हैं। तो ये पाकिस्तान में महंगाई लगातार फिर ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन किसी की इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, कोई इसकी तरफ तवज्जो देना ही नहीं चाहता। ताजिर हैं वो भड़के हुए हैं। ये ताजिरों को मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं जी हमने टैक्स नहीं देना, हम एहतजाज में जा रहे हैं। ताजिरों को गुस्सा अपनी जगह पे है, वो कहते हैं जी हमें कुछ सहूलत मिले तो हम टैक्स देना। जरा आप उनकी बातें तो सुने ताजिरों की। वो कहते हैं जी इमरान खान के दौर में गुर्बत कम थी, आप 45% पर ले गए। 135 अरब डॉलर जो आपने IMF से लिया उसका आप हमें हिसाब तो देना, पहले आपने हमारे ऊपर कितना खर्च किया। उन्होंने यूके की मिसाल दी कि उनके हुक्मरान अखराजात करते ही नहीं, गाड़ियां सरकारी उनको नहीं मिलती ज़्यादा, आपके मुकाबले में उनका खर्चा बहुत कम है। दुनिया पे उन्होंने हुकूमत की है, और आप 1 लाख लग्जरी गाड़ियां आपके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट और वजीर, इनका तो हिसाब दें पहले। जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हिसाब दें पहले। 8200 अरब उन्होंने कहा जी ये सूद में आप दे रहे हैं हर साल, आपने कर्जा हमसे पूछ के लिया था, अगर लिया है तो बताओ कहां खर्च किया, कर्जे का हिसाब तो हमें दो। वो पैसा आपने किकबैक्स के अंदर, रिश्वतों के अंदर वो आपने पहुंचा दिया दुबई में, लंदन में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में। पैसा तो आप पाकिस्तान से बाहर लेके सारा कर्जा लेते हैं अवाम के नाम पे, अवाम पे लगाने के बजाय पैसा बाहर ले जाते हैं, और अवाम को आप हिसाब देने के लिए तैयार नहीं कि पैसा आया तो खर्च कहां पे हुआ, किन के अकाउंट्स में ये पैसा है, सारी दुनिया जानती है। ये भी उन्होंने कहा ताजिरों ने। उन्होंने कहा जी 2000 अरब की एक और चोरी हुई है ये DTR में। 12 साल में 24,000 अरब का नुकसान उन्होंने ये क्लेम किया कि IPPs ने कर दिया। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही शरीफ खानदान, जरदारी खानदान। इन्होंने टका के IPPs लगाए,
राजा रेंटल कहते थे राजा परवेज अशरफ को, उसके बाद इन्होंने खुद ला के लगा दिए आईपीपीज। और पाकिस्तान को जो नुकसान 12 साल में हुआ, 24,000 अरब का नुकसान हुआ पाकिस्तान को, यह ताजरों ने दावा किया। उन्होंने कहा सारे अली बाबा 40 चोर हैं, हम 19 तारीख से जा रहे हैं मुल्क गिर हड़ताल के लिए, एहतजाज के लिए। चाबियां शहबाज शरीफ को भिजवा दी थोड़े दिन पहले इन्होंने। तो ताजर तपे हुए हैं। एक तो पाकिस्तान में देखें, ताजरों से टैक्स लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ताजर पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते, ये शिकायत हर हुकूमत करती है। लेकिन